सीरीज ऑफ 99%। सो हमारी आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 2 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम में तो क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ आपको बोर्ड एग्जाम में भी इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सेशन को लाइक जरूर से करना। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, दैट इज in your school you observe the books are kept in office, chalks in the library and office records in the staff room। अब मुझे एक बात बताना, क्या ये परफेक्ट वे है क्वेश्चन को रीड करने का? याद आ रहा है इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको क्या बताया था? क्वेश्चन को हमेशा केस स्टडी में कहां से रीड करना है बेटा? यहां से रीड करना है। उसके बाद आप कहां पर जाओगे? केस पर जाओगे। तो अब हम स्टार्ट करें। ये क्वेश्चन क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है आपके एग्जाम में? 3 मार्क्स का। ठीक है, देखते हैं। Which principle of management is violated here? Violated का मतलब होता है उल्लंघन करना, यानी कि किस प्रिंसिपल को आपने यहाँ पर फॉलो नहीं किया है। अगला है how will that affect the achievement of your school objective? यानी कि और ये अगर आप वॉलेट कर रहे हो तो कैसे ये आपके ऑब्जेक्टिव को क्या करेगा? मतलब स्कूल के ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट करने वाला है। एज अ मैनेजर व्हाट स्टेप विल यू टेक टू रेक्टिफाई द शॉर्ट कमिंग्स, यानी कैसे आप इस चीज को करेक्ट करोगे। तो अब देखते हैं। इन योर स्कूल यू ऑब्जर्व दैट बुक्स आर केप्ट इन व्हाट? ऑफिस, चॉक्स इन द लाइब्रेरी एंड ऑफिस रिकॉर्ड्स इन द स्टाफ रूम। क्या ये कुछ ठीक बैठ रहा है? जब भी टीचर बोलती है कि चौक लेकर आओ, तो क्या तुम लाइब्रेरी से चौक लेकर आते हो? बताओ, बुक्स कहाँ पर होती है? लाइब्रेरी में होती है ना। यानी कि हर चीज अपनी जगह पर नहीं है। तो याद करो, एक प्रिंसिपल है जो हमें बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज की, हर इंसान की क्या होती है? एक फिक्स प्लेस्ड होती है। यानी किस प्रिंसिपल का यहाँ पर वॉयलेशन हुआ है बेटा? ऑर्डर प्रिंसिपल का। यानी एवरीथिंग एंड एवरीवन हैज व्हाट? अ फिक्स प्लेस। अब कोई चीज फिक्स प्लेस पे नहीं है तो उससे क्या होता है? उस इंसान की एफिशिएंसी डाउन होती है। तो इसका इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा? एफिशिएंसी पे एंड इफेक्टिवनेस पे। ठीक है, अब इसको आप करेक्ट कैसे कर सकते हो? बाय कीपिंग एवरीथिंग एट राइट प्लेस। यानी कि आपकी जो बुक्स है वो कहाँ पे होंगी बेटा? लाइब्रेरी में। ऑफिस रिकॉर्ड्स कहाँ पे होंगे? ऑफिस में। और चौक कहाँ पर चौक कहाँ पर होगा? आपके स्टाफ रूम में। तो ऐसे बनेगा आपका ये क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एनी 3 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एज गिवन बाय व्हाट? हेनरी फ्योल, which were being violated and quoting the line from the above case। वॉयलेट कौन से प्रिंसिपल हुए हैं हेनरी फ्योल के? आपको ये बताना है। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, कौन सा प्रिंसिपल किसने दिया है ना, ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और FW टेलर के केस में कौन सा प्रिंसिपल है, क्या टेक्निक है, ये पता होना भी क्या है? मस्ट है, क्योंकि कंफ्यूजन होगी और तुम गलत आंसर करके आ जाओगे इसमें। Sonia Limited was engaged in the business of what? Manufacturing auto components. Lately, its business was expanding due to increased demand of the cars. इनका business क्या हुआ बेटा? Expand हुआ क्योंकि market में cars की demand बढ़ गई। The competition was also increasing. In order to keep its market share intact, the company directed its workforce to work overtime, but the result in many problems. यानी कि इन्होंने अपने वर्कर्स से क्या बोला कि आप ओवर टाइम काम करो, जिसकी वजह से क्या इसका रिजल्ट मिला? इन्हें प्रॉब्लम्स ही देखने को मिली। ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ द वर्क एफिशिएंसी ऑफ वर्कर डिक्लाइन। पहला तो प्रेशर की वजह से क्या हो गई? एफिशिएंसी डिक्लाइन हो गई। समटाइम्स द सबऑर्डिनेट हैड टू वर्क फॉर मोर देन वन सुपीरियर। ये रहा हमारा पहला वॉयलेशन। यानी कि अगर हमें एक सुपीरियर से ज्यादा सुपीरियर्स ऑर्डर कर रहे हैं तो किस प्रिंसिपल का वॉयलेशन होता है बेटा? बताओ, यूनिटी ऑफ कमांड का या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का? यूनिटी ऑफ कमांड। तो पहला प्रिंसिपल जो वॉयलेट हुआ है बेटा, यूनिटी ऑफ कमांड, बिकॉज एज पर दिस प्रिंसिपल वन सबऑर्डिनेट may receive order from one superior only। ठीक है, तो ये हो गया एक प्रिंसिपल। अब आगे बढ़ते हैं। द वर्कर आर बिकमिंग इनडिसिप्लिन्ड। अगर वर्कर्स इनडिसिप्लिन्ड बन रहे हैं तो एक प्रिंसिपल हमारा डिसिप्लिन भी तो है। तो एक प्रिंसिपल हमें कहां से मिला? यहां से मिला, जिसका वॉयलेशन हुआ है, दैट इज डिसिप्लिन। ठीक है,
नेक्स्ट, the spirit of teamwork which had been characterized by the company previously had begun to wane. यानी कि कंपनी में पहले वर्कर्स के बीच में क्या थी, टीम स्पिरिट थी, जो अब हमें क्या दिख रही है, हैम्पर्ड दिख रही है. यानी किस प्रिंसिपल का वॉयलेशन है यहाँ पे, स्पिरिट डी कॉप्स. ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या बेटा, तीनों प्रिंसिपल्स जिनका यहाँ पर क्या हुआ है, वॉयलेशन हुआ है. अब जब आप आंसर लिखोगे ना तो कोट जरूर से करना और एक्सप्लेन जरूर करना है आपको. मैंने पिछले सेशन में भी बताया था आपको क्या करना होता है. जब भी आप आंसर लिखोगे, जैसे कि हमारा पहला कौन सा वॉयलेट हुआ था, यूनिटी ऑफ कमांड. ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल हमारा वॉयलेट हुआ, हमने ये लिखा. यहाँ हमने क्या इसको एक्सप्लेन, जरूरी नहीं कि 10 लाइन में एक्सप्लेन करना है, आप एक्सप्लेन क्या कर सकते हो, 2 से 3 लाइन में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता. बस सही एक्सप्लेनेशन होना चाहिए. नहीं जरूरी है कि वर्ड टू वर्ड आप बुक से ही क्या कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो. आप अपने अकॉर्डिंग भी करोगे तो वो चीज चलेगी. फिर आपको क्या करना है बेटा, लाइन मेंशन, जहां से आपको क्या मिला है, पर्टिकुलर आंसर मिला है. ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसे करके आंसर लिखने लगे ना सही, कोई आपके 0.5 मार्क्स काटने से पहले भी ना 2 बार सोचेगा एग्जाम में. तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपके क्या आते हैं, यहाँ पे आपको 3 बताना था, मान लेते हैं ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका, आपको 6 में से 6 नंबर मिल जाएंगे. कोई एक नंबर भी नहीं काटेगा अगर तुमने ऐसे एक्सप्लेन करके इस तरह से, जैसे मैंने बताया, पॉइंट आउट करके आंसर लिखा. तो नेक्स्ट पर आए बेटा. अब अगेन यहाँ पर क्या है, 3 चीजें आपको बतानी है, यानी ये क्वेश्चन आपका डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में. तो सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट आर बीइंग अप्लाइड बाय राधिका बाय कोटिंग द लाइन फ्रॉम द पैराग्राफ. यहाँ पर अप्लाइड यानी कौन से प्रिंसिपल राधिका ने फॉलो किए बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है, वॉयलेटेड, यानी कौन से प्रिंसिपल राधिका ने फॉलो नहीं किए हैं. और लास्ट है, स्टेट एनी वन इफेक्ट ऑफ द वॉयलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय राधिका आइडेंटिफाइड इन द पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन. यानी कि वॉयलेट करने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ा होगा वो आपको तीसरे पार्ट में बताना है. स्टार्ट करें. Radhika opens a jewelry showroom in Jaipur after completing a course in jewelry designing. She has employed 11 persons in her showroom. For a greater productivity, she divides the work into the small tasks and each employee trained perform his or her specialized job. अब मुझे एक बात बताना, स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड करना किसका कीवर्ड था, डिवीजन ऑफ वर्क का. तो यहाँ पर लिखते हैं. ठीक है, फर्स्ट, एक मिनट, फर्स्ट क्या मिला बेटा, यहाँ पे हमें फर्स्ट प्रिंसिपल मिला, दैट इज ए का डिवीजन ऑफ वर्क. क्लियर हुआ, बिकॉज स्मॉलेस्ट पार्ट यहाँ पर क्या है, मेंशन है डिवाइड करने के लिए. ठीक है, ये वाली लाइन मैं मार्क कर देती हूँ. She divided and specialized. The salesperson are allowed to close the deal with the buyer by giving a maximum discount of 10%, whereas the decision given to him for the discount rests with the Radhika as the final authority. In the earlier days of the starting the business, 5 of her employees were asked to put in extra hours of work. In return, she had promised to give them a special incentive within a year. Therefore, after the 6th month, when the business was doing well, she awarded a cash bonus to each of these employees to honor देयर कमिटमेंट. कमिटमेंट की बात हो रही है तो कमिटमेंट कहाँ होता है बेटा, डिसिप्लिन में होता है. तो दूसरा कौन सा मिला हमें, डिसिप्लिन मिला. नेक्स्ट पे आते हैं, और यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट और बाकी ऑथोरिटी और इसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा होगा बेटा, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. However, when it comes to setting the conflict among her employees, she tends to be more biased toward the female employees. अगर आप फीमेल एम्प्लॉयज के टुवर्ड्स बेंड हो रहे हो, इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन. तो किस प्रिंसिपल का वॉयलेशन हुआ है, इक्विटी प्रिंसिपल का. ठीक है, तो इक्विटी का वॉयलेशन हुआ. कौन से 3 प्रिंसिपल फॉलो किए, डिसिप्लिन फॉलो किया और डिविजन ऑफ वर्क फॉलो किया हमने, साथ ही साथ हमने ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे फॉलो किया है. अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा इक्विटी प्रिंसिपल के वॉयलेशन का, बताओ. इनइक्वालिटी, ठीक है. फिर हमारे जो वर्कर्स भी होंगे ना, वो क्या करेंगे,
वैसे ही काम करना स्टार्ट करेंगे। हमेशा याद रखना इफेक्ट वाला पार्ट ना आप अपने एंड से ट्राई करो आंसर करने का, क्योंकि ये पार्ट ना रटा जा सकता है ना एग्जैक्टली बताया जा सकता है, ये आप अपने एंड से लिखते हो, यानी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इन प्रिंसिपल्स पे, उनके बेसिस पे आप इसका आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। अब देखो क्वेश्चंस में ना मैं सारे क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करवा रही हूँ, प्लस मैंने पीडीएफ में कुछ एमसीक्यूज अटैच कर रखे हैं जो आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ को डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो सकता है ना, होता है वैसे तो जनरली कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो या मुझे मेरे टेलीग्राम आईडी पे मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हो। और साथ ही साथ आप कॉमेंट में भी मैंशन कर सकते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको रीच आउट करके क्या करूंगी, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करवा दूंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द ब्रीफली द प्रिंसिपल रिलेटिंग टू द सिचुएशन। देखो कितना इजी है, मुझे पता चल जा रहा है कि क्या मुझे ढूंढना है, तो मैं पहले यहीं से हमेशा स्टार्ट करूं। यही क्या होता है, केस स्टडी को सॉल्व करने का बेस्ट वे होता है। The production manager of automobile company asked a foreman to achieve a target of production of what 200 scooters per day, but he did not give him the authority of the requisition tool and material from the store department. Can the production manager blame the foreman if he is not able to achieve the desired target? बताओ, मुझसे कोई टास्क कंप्लीट करने को बोला गया, पर मेरे पास क्या नहीं है, पावर ही नहीं है कि मैं किसी को ऑर्डर दे सकूं या मैं किसी चीज से कोई डिमांड करके उस पर्टिकुलर एक्स टास्क को क्या कर सकूं, कंप्लीट कर सकूं। ये कौन सा प्रिंसिपल होता है बेटा, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या हम ब्लेम कर सकते हैं? नो। रीजन वाई, यहां पर हमने क्या नहीं दिया, इसे हमने ऑथोरिटी ही नहीं दी है, यानी कि इसके पास पावर नहीं है कि वो क्या कर सके, स्टोर डिपार्टमेंट से टूल्स और मशीन डिमांड करके वर्क को कंप्लीट कर सके। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट मेहुल इज एडवाइजिंग नीरज टू फॉलो व्हाइल डूइंग हिज जॉब। लिस्ट एनी 2 वैल्यूज दैट द मेहुल वांट टू कम्युनिकेट टू द नीरज। ठीक है, यहाँ पे क्या बताना है, आइडेंटिफाई करना और एक्सप्लेन करना है क्या, प्रिंसिपल्स जो क्या कर रहा है, मेहुल एडवाइस करता है नीरज को ताकि वो फॉलो कर सके अपनी जॉब में। तो नीरज is selected for the post of software developer in an IT company. On the first day of his joining Mehul, his project manager tells Neeraj that during the course of his work, he will come across many such opportunities which may tempt him to misuse his power for individuals or a family benefit at the cost of the larger general interest of the company. In such a situation, he should rather exhibit exemplary behavior as it will raise his status in the eyes of the company. ठीक है, ऑल्सो फॉर द इंटरैक्टिंग विथ एनी वन द कंपनी एंड ऑफिशियल मैटर ही शुड अडॉप्ट द फॉर्मल चेन ऑफ ऑथोरिटी एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पर कौन से प्रिंसिपल की बात हुई है बेटा, यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि आपको कई बार अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिसका आप मिसयूज कर सकते हो, बट जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल हुआ बेटा, सबऑर्डिनेशन ऑफ जर्नल interest, subordination of individual interest into journal interest। ठीक है, यानी कि आप अपने बेनिफिट को क्या कर दो, कई बार जाने दो, यानी पर्सनल अगर आपका बेनिफिट हो रहा है बट किस कॉस्ट पे, कि ऑर्गेनाइजेशन को लॉस इनकर करना पड़ेगा, तो आपको उसे सेक्रीफाइस कर देना होता है। ये बताता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जर्नल इंटरेस्ट। और दूसरा हमें कौन सा प्रिंसिपल देखने को मिला है, द कंपनी एंड ऑफिशियल मैटर ही शुड अडॉप्ट द फॉर्मल चेन ऑफ ऑथोरिटी एंड कम्युनिकेशन। ये किसका कीवर्ड है बेटा, स्केलर चेन का। ठीक है, अब यहाँ पर 2 वैल्यूज बतानी है जो मेहुल वांट टू कम्युनिकेट टू नीरज। पहला तो आप ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को क्या दो, प्रायोरिटी दो। दूसरा, आप लाइन ऑफ चेन ऑफ कमांड को फॉलो करो, जिसकी वजह से क्या होगा, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इजीली बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, आप ये अपने अकॉर्डिंग, अगेन मैं बोल रही हूँ, आप आंसर कर सकते हो। अगला है, विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट सिग्मा लिमिटेड इज लैकिंग, स्टेट इट। Which principle of management has been overlooked by the company, state it। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछा है और मैनेजमेंट का
कॉन्सेप्ट पूछा है, जो कंपनी क्या कर रही है बेटा, यहाँ पे लैक कर रही है। तो सिग्मा लिमिटेड इज अ लार्ज कंपनी मैन्युफैक्चरिंग व्हाट, इलेक्ट्रिक मोटर्स। द कंपनी हैज सेवरल डिपार्टमेंट। कंपनी के पास क्या है, मल्टीपल डिपार्टमेंट है। सबसे पहला प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर। मिस्टर शशांक, सीईओ ऑफ द कंपनी, सेट द टारगेट ऑफ सेल्स ऑफ रुपीज व्हाट, 10 CR in a month. To increase the sales, the marketing manager, Mr. Ishan, insists on offering of what, 10% discount to the customer. But the finance manager, Mr. Mohak, does not approve such discount, as it would mean a loss of the revenue. Because of the dual subordination, the sales manager, Mr. Ashik, could not achieve the sales target. ये किसका कीवर्ड है बेटा, डुअल सबऑर्डिनेशन। आंसर, डुअल सबऑर्डिनेशन आपका कीवर्ड है यूनिटी ऑफ कमांड का, ठीक है। तो ये बन गया पहला क्या, इसका आंसर। क्लियर। अब बात करें किसके, इंसिस्ट करना ऑफर्स को, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजर इंसिस्ट कर रहा है ऑफर को, फाइनेंस मैनेजर अवॉइड कर रहा है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पर जा रहा है बेटा, कोऑर्डिनेशन। और साथ ही साथ में यहाँ पर दो प्रिंसिपल्स क्या हो रहे हैं, ओवरलुक किए जा रहे हैं। एक तो यूनिटी ऑफ कमांड और दूसरा होगा बेटा यहाँ पे एंड करके लिख देती हूँ, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी वन यूनिट वन प्लान। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं। अगेन दो पार्ट्स में है ये क्वेश्चन। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट ऋतिक प्लान टू अप्लाई इन बिजनेस। साइंटिफिक मैनेजमेंट बताना है और 2 इससे क्या मिल रही है आपको, वैल्यूज, वो मेंशन करनी है। तो ऋतिक इज desirous of setting up of the small factory to manufacture different kind of eco-friendly packaging material. He proposes to adopt a logical approach to his business rather than hit and trial method. ये मिल गया क्या बेटा हमें, यहीं पे सबसे पहला तो आपका एक आंसर। अब आगे देखो, यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पूछा है। हिट एंड ट्रायल मेथड कहाँ अवॉइड करना बताया जाता है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। As they know that it can result in a tremendous saving of the human energy as well as the wastage of the time and material. He plans to adopt a paternalistic style. Paternalistic style कहाँ पर यूज किया जाता है, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में। अब अगर तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ठीक है, बट हम इन कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी कैसे डेवलप करें, क्योंकि हमें पैटर्नलिस्टिक स्टाइल तो पता ही नहीं है, हमें ना अभी भी कीवर्ड्स नहीं पता। तो ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें वन शॉट के थ्रू मिल जाएगा, जो ऑलरेडी मैंने ले रखे हैं। तो जाकर आप क्या करो, चैप्टर नंबर 2 का वन शॉट देख लो, ताकि आपके सारी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस टू ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ये दोनों क्या है, सेम उसका ही है, यानी कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का। ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि पहली चीज ना, ये जो मैनेजमेंट और वर्कर्स होते हैं, इनके बीच में जो कंपटीशन है उसको हटा दो। आपको क्या फॉलो करना है, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल, यानी जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी केयर करते हैं, हमारी चीजों को कंसिडर करते हैं, सिमिलरली मैनेजमेंट को भी वर्कर को क्या करना है, कंसिडर करना है। May emerge between him and the worker. Moreover, he plans to seek opinion of his worker before taking any important decision and also offer incentive to them for providing valuable suggestion for the business in context to the above case. ठीक है। तो हमने दो प्रिंसिपल्स यहाँ पे क्या कर दिए, इजिली आइडेंटिफाई कर दिया। ऐसी वैल्यूज जो आपको क्या करनी है, कम्युनिकेट करनी है टू द सोसाइटी बाय ऑफरिंग अ इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल। अब अगर आप सोसाइटी को ऐसी कौन सी दो वैल्यूज ऑफर करोगे अगर आप इको फ्रेंडली मेथड्स को यूज करते हो, पहला तो आपका सस्टेनेबिलिटी हो गया, ठीक है। साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो। क्लियर, आ गया समझ में सबको ये वाला पॉइंट। चलो नेक्स्ट, स्टेट द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज्ड बाय द प्रिंसिपल, स्टेट एनी अदर टेक्निक ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। यहाँ पर कौन सी यूज की गई है प्रिंसिपल में, और बाकी आपको क्या बताने हैं, बता दो। अब जो भी टेक्निक्स आपको एक दो आइडिया है। इन अ स्टाफ मीटिंग द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल रेज्ड ऑब्जेक्शन दैट टीचर्स स्टार्ट द टीचर्स टीचिंग आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। एक मीटिंग में, स्टाफ मीटिंग में
प्रिंसिपल ने क्या किया, ये नोटिस किया कि जो टीचर्स होते हैं वो 5 से 10 मिनट बाद क्या करते हैं, क्लासेस स्टार्ट करते हैं, पर एक स्पेसिफिक फ्लोर के यानी कि 3rd फ्लोर के टीचर्स। He warned them as a student are complaining about this, और इसके वजह से ना टीचर्स को क्या मिली, वार्निंग मिली। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, इनके अगेंस्ट कंप्लेन करना स्टार्ट कर चुके थे। The teachers explained the principal that when we climb the steps from the ground to the 3rd floor, we get some tiredness and need 5 to 10 minute rest before starting the lecture. और हमारे जो स्टूडेंट्स मतलब होते थे ना, वो ये समझ नहीं पाते थे, बट टीचर्स को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर जाने में, स्टेज से जब जाते हैं तो वो क्या हो रहे थे, थक जा रहे थे। So the principal planned to install a lift in the school so that the teachers do not waste their energy on the wasteful activity of climbing the step. वेस्टफुल एक्टिविटी है क्लाइंबिंग द स्टेप, यानी यहाँ पर एक मूवमेंट की बात हो रही है, तो कौन सा प्रिंसिपल होगा बेटा, मोशन, सॉरी कौन सी टेक्निक हो रही है बेटा, मोशन स्टडी हो रही है हमारे लिए। अब अगर आपको अदर टेक्निक्स बतानी है तो आप क्या कर सकते हो, मोशन स्टडी तो इसका आंसर बना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेस्टफुल एक्टिविटी को रिमूव किया गया। टाइम स्टडी लिख सकते हो आप। टाइम स्टडी के बाद क्या आएगा बेटा, मैथड स्टडी लिख सकते हैं। मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर लगा होगा फटीग स्टडी, क्यों, क्योंकि थक जा रहे, पर थकने का रीजन क्या था, मूवमेंट। तो हमेशा केस स्टडी में ना जब आंसर आपको लगे डबल आ रहे तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन देखो फिर आंसर करो, क्लियर। तो ये आप अदर टेक्निक्स मेंशन कर सकते हो। पे अगला है, अगेन यहाँ पर क्या बताना बेटा, विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज यूज्ड बाय हिज सन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट टेक्निक। Mr. Mukesh used manufacturing shoe by employing labor who were easily available. When his son, after completing his MBA, joined the business, he analyzed that if we use capital incentive method by using a machine, we will reduce the cost and the quality of the shoe will also improve. यानी यहाँ पर हम एक नया मेथड डेवलप कर रहे हैं, तो कौन सा यहाँ पे होगा बेटा, मेथड स्टडी। थ्रू मेथड स्टडी हम क्या देखते हैं, फाइंडिंग बेस्ट वे टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब। फिर आता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेक्निक। अब इस टेक्निक का ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा, कि आप किसी चीज को करने का क्या करो, एक बेस्ट वे ढूंढ लो जिससे आप बेस्ट परफॉर्म कर सको, आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों ही मेंटेन रहे। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी। Which principle of fuel is applied by the Mr. Kapoor and explain that principle। कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हुआ और उसको एक्सप्लेन करना है। मिस्टर कपूर, द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एबीसी लिमिटेड, अप्लाइड फॉर अ लीव टू अटेंड द फैमिली फंक्शन इन अमृतसर। मिस्टर कपूर क्या थे, फाइनेंस मैनेजर थे, अब उनको फैमिली फंक्शन के लिए जाना था, ठीक है, अमृतसर। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रिक्वेस्टेड हिम टू कैंसिल हिज लीव एज पर देयर इज सम इंपॉर्टेंट मीटिंग scheduled on the date. Mr. Kapoor immediately agreed and cancelled his trip as he thought attending the meeting is more important for a company benefit. यानी कि उन्होंने अपने लीव को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, और उन्होंने मीटिंग ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट समझा। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा बेटा, सबऑर्डिनेशन ऑफ जनरल इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। यानी कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर आप इंडिविजुअल लेवल पर आपको जो भी क्या हो रहा है बेटा, बेनिफिट हो रहा है, उसको आप सैक्रिफाइस कर देते हो ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या ना कर सके, सफर ना करे। कौन सा प्रिंसिपल बताता है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। यानी कि हर एक इंडिविजुअल को अपने पर्सनल बेनिफिट्स को क्या कर देना चाहिए, सैक्रिफाइस कर देना चाहिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट की वजह से लॉस इनकर करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, which technique of scientific management is applied by Mr. Rajiv? Which principle of handy fuel is followed by him? Mr. Rajiv is the owner of Lakshmi Dairy. He is producing various milk products. He always tests various ways of producing different products, chooses the best and the most economical way of production. यहाँ पर आपको टेक्निक बतानी है, याद रखना। He is also very particular about fixing a place for everything and he makes sure that employees are given fixed place so that there is no wastage of time and delay in the production. एक तो टेक्निक बतानी है, एक क्या बताना है, हैंडी फ्यूल का प्रिंसिपल। यहाँ पर फिक्स प्लेस की बात हो रही है, एवरीथिंग एंड एवरीवन, तो कौन सा प्रिंसिपल होगा बेटा,
ऑर्डर होगा हमारे लिए। और टेक्निक की बात करें तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल टेस्ट करते हो ताकि आप क्या कर सको, बेस्ट एंड इकोनॉमिकल वे ढूंढ पाओ। तो कौन सी टेक्निक है बेटा, ये मेथड स्टडी। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं। अब क्या है बेटा, हमारे पास एमसीक्यू स्टार्ट हो गए। तो हम क्या करेंगे, इसमें ना सारे एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट आप क्या करना, एक बार खुद से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जरूर ट्राई करना, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है? Identify the principle of management where Taylor pointed that introduction of method of scientific inquiry into the domain of management practice. साइंटिफिक इंक्वायरी की बात की गई है, तो ये कहां पर होता है, साइंस नॉट रूल थंब में, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड में, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, या फिर आपका क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी वर्कर पर्सन टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड द प्रोस्पेरिटी। तो करेक्ट आंसर इज योर साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, क्योंकि साइंटिफिक इंक्वायरी की बात कहां पर की जाती है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में की जाती है। Scalar chain should not be violated in the normal course of the formal communication, but in case of the emergency, a worker can directly contact a senior manager or a director. What terms was used by the fuel for this? यानी स्केलर चेन को हम क्या कर सकते हैं, कभी भी अगर इमरजेंसी है तो इसको वॉलेट किया जा सकता है। तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज की गई है, तो इसके लिए टर्म यूज की जाती है बेटा गैंग प्लैंक। नेक्स्ट है, रवि वॉज अपॉइंटेड इन जिंक लिमिटेड एज वन ऑफ द स्पेशलिस्ट हु वॉज रिक्वायर्ड टू कीप मशीन एंड टूल एक्सेट्रा रेडी फॉर द ऑपरेशन बाय वर्कर। आइडेंटिफाई द रोल रवि वॉज अपॉइंटेड टू प्ले एज अ स्पेशलिस्ट फॉर द वर्कर। यानी कि रवि क्या है, अगर रवि को बोल के रखा गया है कि टूल और मशीन्स आप क्या रखो, रेडी रखो अपने वर्कर्स के काम के लिए, तो गैंग बॉस है रिपेयर, स्पीड या फिर डिसिप्लिन, तो ही इज अ गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम ही क्या होता है, सारे अरेंजमेंट करके रखना ताकि वर्कर्स इजीली अपने टास्क को कंप्लीट कर सके। अगर आप में से किसी ने ना वन शॉट देख रखा होगा चैप्टर नंबर 2 का, तो उसको ये क्वेश्चंस के आंसर तो इंस्टेंटली मिल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ये हर एक लाइन आपको बताई थी कि देखो यही लाइन तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, और ये PYQ का ही क्या आपका क्वेश्चन भी है। अगला, a manager should replace I with we in all his conversation with to foster the team spirit. Which of the following principle of management is highlighted in the above line? I को we के साथ replace करना किस प्रिंसिपल का कीवर्ड है बेटा, स्पिरिट दी कॉप्स का। तो हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं यहीं पर, यानी कि मिलते हैं अगले सेशन में। बट अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज में ना, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके कंप्लीट अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हो, या फिर आप मुझे क्या कर सकते हो बेटा, मेल कर सकते हो akriti.singh@247.com पे। और अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन ना बेस्ट स्ट्रक्चर्ड वे में हो, तो आप हमारे महापैक में क्या कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो, जिसकी सारे बैचेस क्या हो चुके हैं, ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में महापैक का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको चाहिए मेरी गारंटीड मेंटोरशिप, तो आप कोड यूज कर लेना उसमें AD50, ताकि आपको गारंटीड मेंटोरशिप के साथ क्या मिले, अच्छा खासा डिस्काउंट भी देखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग।